नमस्कार दोस्तों। अब आगे जब बात करते हैं भारत के इतिहास की, तो आगे देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में पढ़ते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले 1866 से 1915 तक टाइम पीरियड है। गोपाल कृष्ण गोखले आधुनिक भारत के एक ऐसे उदारवादी नेता थे जिन्होंने देश सेवा के लिए राजनीति को कर्तव्य भावना के साथ अपनाया। उनके विचारों से कांग्रेस का उदारवादी कार्यक्रम जो प्रभावित था, तत्कालीन भारत के संवैधानिक विकास को भी उन्होंने प्रभावित किया। गोखले ने महादेव गोविंद रानाडे को अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए, देखो गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोविंद रानाडे थे। कौन थे? रानाडे थे, ठीक है ना। हुए राजनीति में नैतिकता को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। फर्ग्यूसन कॉलेज के सेवा काल में गोखले का रानाडे से परिचय हुआ, जो कर्म से कनिष्ठता में बदल गया। गोखले ने उनके निर्देशन में अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किया तथा भारत की जटिल आर्थिक समस्याओं को बारीकी से समझा। इस प्रशिक्षण के कारण ही वे आगे चलकर सरकारी आर्थिक नीतियों की विश्लेषणात्मक समीक्षा करने में समर्थ हुए और एक गैर सरकारी आर्थिक सलाहकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। वे एक श्रेष्ठ वक्ता और पत्रकार भी थे। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया के अनुसार उनमें कटु से कटु बात को भी बहुत ही मधुर भाषा में कहने का गुण था। उनके लेख मराठा और केसरी में प्रकाशित होते रहते थे। आगरेकर के साथ मिलकर उन्होंने सुधारक नामक सामाजिक पत्र का, देखो गोखले साहब का जो सामाजिक पत्र है, साप्ताहिक पत्र है, उसका नाम है सुधारक। क्या नाम उसका? सुधारक। कौन सा है? सुधारक। याद रखना, सुधारक, ठीक है। सुधारक, ठीक है। सुधारक कौन सा है? सुधारक, ठीक है। सुधारक। सुधारक 1899 में ब्रिटिश सरकार ने गोखले के ज्ञान और प्रतिभा का सम्मान करते हुए उन्हें बम्बई विधान परिषद का मनोनीत सदस्य बनाया। 1889 में ये कांग्रेस के सदस्य बने और 1905 में उन्हें कांग्रेस के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। 1897 से 1914 के मध्य उन्होंने इंग्लैंड की 7 यात्राएं की। प्रत्येक का उद्देश्य गांधी जी के सत्याग्रह का समर्थन, भारतीयों का मनोबल बढ़ाना था। इस यात्रा को गोखले को दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीय प्रवासियों की कष्टकारी समस्या को समझने का प्रत्येक अवसर प्राप्त हुआ। यद्यपि गोखले ने राष्ट्र सेवा की दृष्टि से उल्लेखनीय राजनीतिक कार्य किए, किंतु उनकी वास्तविक और आधारभूत राष्ट्रीय सेवा राजनीति के आध्यात्मिकीकरण के रूप में स्वीकार की जाती है। उन्होंने गांधी से पूर्व साध्य और साधन की पवित्रता के सिद्धांत को राजनीति में स्वीकार किया, इसलिए गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया। राजनीतिक गुरु कौन थे? गोखले थे, गांधी के, ठीक है, गोखले के। एक उदारवादी राजनेता के रूप में ब्रिटिश राज के समर्थक थे और दूसरी ओर देशभक्त होने के कारण चाहते थे कि शासन में संचालन भारतीय जनता की आकांक्षाओं एवं हितों के अनुरूप ही होना चाहिए। यही कारण था कि कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं की नज़र में दुर्बल हृदय उदारवादी थे, परंतु शासन के भारतीकरण की मांग के कारण ब्रिटिश नौकरशाही उन्हें छुपा हुआ राजद्रोही मानती थी। छुपा हुआ राजद्रोही किसको मानती थी? गोखले को मानती थी। छुपा हुआ राजद्रोह, ठीक है ना। तिलक ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था, वे भारत के रत्न के समान थे। महाराष्ट्र प्रदेश के सपूत कार्यकर्ताओं में वे सर्वोत्कृष्ट थे। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा? मैंने किसी राष्ट्र का ऐसा कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं देखा जिससे उनसे अधिक संसदीय प्रतिभा प्राप्त हो, कर्जन ने कहा था। गोखले के चिंतन का वैचारिक आधार देखें, उनके पारिवारिक वातावरण ने उनके व्यक्तित्व एवं जीवन दृष्टि के निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभाई। इसी कारण उन्होंने राजनीतिक आध्यात्मिकरण की आवश्यकता अनुभव की। गोखले को ग्रामीण समाज में व्याप्त गरीबी और आर्थिक शोषण की प्रत्येक जानकारी थी। इसका प्रभाव उनके आर्थिक चिंतन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उनके व्यक्तित्व पर ब्रिटिश उदारवादी शिक्षा पद्धति का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए इसके कारण ही वे ब्रिटिश राजभक्त बने और इस विश्वास का जन्म हुआ कि भारत का भविष्य ब्रिटिश हाथों में पूरी तरह सुरक्षित है। दूसरी ओर ब्रिटिश उदारवादी विचारधारा में निहित वैदिक, संवैधानिक और न्यायिक सिद्धांतों ने उन्हें ब्रिटिश नौकरशाही के देशों की विवेकपूर्ण आलोचना करने के लिए प्रेरित किया। उनका जो है सार्वजनिक जीवन तिलक आगरेकर की प्रेरणा से आरंभ हुआ। उन्होंने दादाभाई नौरोजी के विचारों को न केवल आत्मसात किया, अपितु इनका आगे अपने तरीके से विकास भी किया। उन पर तत्कालीन दूसरे प्रमुख उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता की बौद्धिक प्रतिभा और संवैधानिक विकास संबंधी ज्ञान का भी प्रभाव दिखाई देता है। रानाडे, जिन्हें वे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, से उन्हें पुनः सार्वजनिक सभा का मंच प्राप्त हुआ और दक्षिण सभा की स्थापना की प्रेरणा भी प्राप्त हुई। राजनीतिक विचार की बात करें, गोखले श्रेष्ठ उदारवादी कांग्रेसी नेता थे। उन्होंने राष्ट्र सेवा के लिए राजनीति में प्रवेश किया। अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्रीय आंदोलन को समर्पित कर दिया। उन्होंने किसी राजनीतिक पुस्तक की रचना नहीं की, अतः उनके विचारों का ज्ञान उनके भाषणों एवं वक्तव्यों से ही होता है। उनके राजनीतिक विचार क्या क्या थे देखें। ब्रिटिश उदारवादी चिंतन में आस्था। ब्रिटेन के उदारवादी चिंतन में संवैधानिक, विकासवादी,
साधनों के विशेष स्थान प्राप्त हैं। गोखले इस तथ्य से प्रभावित थे, वे स्मारक पर चलकर ही राजनीतिक लक्ष्यों की जो है आशा रखते थे। गोखले स्वतंत्रता लोकतंत्र की प्रतिनिधि संस्थाओं के संबंध में ब्रिटिश विचारक जे.एस. मिल से बहुत अधिक प्रभावित थे। किससे प्रभावित है? जे.एस. मिल से। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में उदारवादी चिंतन के समर्थक होते हुए भी आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप के समर्थक नहीं थे। ब्रिटिश जाति की न्यायप्रियतम आस्था की बात करें तो गोखले ब्रिटिश राज को भारत के लिए ईश्वरीय वरदान मानते थे। क्या मानते थे? ईश्वरीय वरदान मानते थे ब्रिटिश राज को भारत के लिए। ठीक है, मानते थे ब्रिटिश शासन के कारण ही भारत में आधुनिक राष्ट्रीय चेतना तथा लोकतांत्रिक विचारों का युग आया है। गोखले कहते हैं कि ब्रिटिश शासन का लक्ष्य इंग्लैंड का लाभ नहीं है, वरन भारत का भौतिक कल्याण करना है। वे केवल शासन नहीं करना चाहते, वरन जनता की सहायता करना चाहते थे। ब्रिटिश शासन ने ही भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की, संपूर्ण भारत को एक समान विधि न्याय और व्यवस्था प्रदान की। यही नहीं, अंग्रेजी भाषा, शिक्षा पद्धति, संचार साधन भी प्रदान किए। आप अपने इन विचारों के अनुरूप ही वे एक और भारतीय जनता को ब्रिटिश राजभक्त होने के लिए प्रेरित करते थे, तो दूसरी ओर शासन को भी उसके राजनीतिक एवं नैतिक दायित्व का स्मरण कराते थे। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की कामना। वे कहते थे कि ब्रिटिश शासन का उच्चतर लक्ष्य हमें क्रमशः एवं सुनिश्चित रूप में देश के प्रशासन में भागीदारी प्रदान करना है। जब ब्रिटिश सरकार ने 1892 का भारत परिषद अधिनियम पारित किया तो इसके दोषों के उपरांत भी गोखले ने इसे स्वशासन की दिशा में एक कदम माना। उनके लिए स्वशासन या स्वराज्य अभिप्राय औपनिवेशिक स्वराज्य या अधिराज्य का दर्जा था, जिसका अर्थ है भारत को आंतरिक शासन के संचालन में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होगी, लेकिन प्रभुसत्ता ब्रिटिश ताज में निहित होगी। संवैधानिक साधन में वैधानिक आंदोलन में विश्वास, वे वैचारिक दृष्टि से ब्रिटिश शासन की संगठित शक्ति का मुकाबला करना असंभव मानते थे। इसलिए जब उग्रवादी उनके साधनों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहते थे तो अपने साधनों के लिए नैतिक आग्रह प्रयोग करना उचित मानते थे। गोखले को संवैधानिक साधन मूलतः उदारवादी, शांतिपूर्ण था, यथा याचिका थी, प्रार्थना पत्र था, स्मरण पत्र था, प्रतिनिधि मंडल था, अधिवेशन सभा, समाचार पत्र, विचार विमर्श, रचनात्मक आलोचना थी। उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति पर आधारित जन आंदोलन को भी वैधानिक साधन ही स्वीकार किया। प्रशासनिक सुधार की मांग करी। वे सत्ता के केंद्रीकरण के गंभीर आलोचक थे, क्योंकि इससे प्रशासन की स्वेच्छाचारिता में वृद्धि होती है। इसी कारण जनता के कष्ट बढ़ते हैं और तीव्र असंतोष उत्पन्न होता है। अतः उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण की मांग की, ऐसे सुधार किए जिनसे भारतीय जनता की शासन में भागीदारी वृद्धि हो। तभी भारत स्वशासन की दिशा में बढ़ सकता है और प्रशासन को लोक कल्याणकारी बनाया जा सकता है। ब्रिटिश नौकरशाही की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का विरोध। उन्होंने अनुभव किया कि भारतीयों के साथ प्रशासन द्वारा नस्लीय आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। नौकरशाही भारतीय जनता की पीड़ा के प्रति, न्यायोचित मांगों के प्रति संवेदना शून्य थी। उसका लक्ष्य केवल साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति दिखाई देता है। गोखले ने सुधार की मांग करते हुए कहा कि हमें यह अनुभव कराया जाना चाहिए हमारी सरकार विदेशी है, लेकिन इसकी भावना राष्ट्रीय है, ये कहते थे। भारतीय राष्ट्रवाद के समर्थक और पोषक की बात करें तो क्या थे? जनता में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार के लिए उन्होंने राष्ट्रवाद को त्याग, तपस्या, संयम और कर्तव्य पालन के साथ जोड़ा। उनके अनुसार जब तक जनता में शिक्षा का प्रसार नहीं होगा, तब तक न तो सामाजिक समता में वृद्धि होगी, न ही राष्ट्रीय चेतना का विस्तार होगा। गोखले के लिए राष्ट्र सेवा का अर्थ था राष्ट्र के प्रति कर्तव्य पालन एवं बलिदान। राष्ट्र के लिए नींव का पत्थर बनने के लिए वे धैर्य और निष्ठा एवं समर्पण भाव से तैयार थे। सामाजिक सांप्रदायिक सद्भाव राष्ट्रवाद की पूर्व शर्त। उनके लिए राष्ट्र निर्माण एक पवित्र रचनात्मक कार्य था। उसके लिए विभिन्न जातियों और संप्रदायों के मध्य सामान्य राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास था। गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा की बात करें। गोखले 1909 मॉडल इंटर सुधार अधिनियम द्वारा भारत के लिए जिस रूप में संवैधानिक सुधारों की व्यवस्था की गई थी, वो भारत की राष्ट्रीय आकांक्षाओं विपरीत था। जब अतः फिरोज शाह मेहता और आगा खान के परामर्श से उन्होंने भारत के लिए संवैधानिक एवं प्रशासनिक सुधारों की एक रूपरेखा तैयार की। उनकी मृत्यु के कुछ समय पूर्व तैयार किए जाने के कारण इसे गोखले का जो है राजनीतिक वसीयतनामा कहा जाता है। गोखले के ये प्रस्ताव केंद्र राज्य दोनों के लिए थे, किंतु इनमें प्रांतीय शासन पर अधिक बल दिया गया। इन प्रस्तावों में प्रांतीय शासन को केंद्रीय सरकार एवं भारत के मंत्रिव्यपक नियंत्रण से मुक्त करने का प्रयास किया गया। वे प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से जनप्रतिनिधियों का शासन चाहते थे। इसके अलावा इसमें केंद्रीय शासन, भारत मंत्री, उसकी परिषद में भी सुधार प्रस्तुत करती है। गोखले के इस प्रयास को उदारवादी राजनीतिक कदम कहा जा सकता है। गोखले का आर्थिक विचार क्या था? दादाभाई नौरोजी के समान गोखले को भी राजनीतिक आर्थिक आधारों के अध्ययन में रुचि थी। स्वयं ब्रिटिश सरकार उनके आर्थिक सुझावों पर गंभीरता विचार करती थी। जो उनके आर्थिक विचार पर दादाभाई नौरोजी, राणा डे, जीवी जोशी, रोमेश दत्त जैसे तत्कालीन उदारवादी नेताओं का प्रभाव दिखाई देता है। नागरिक प्रशासन पर व्यय में कमी।
प्रशासन के सभी उच्च पदों पर अंग्रेजों की नियुक्ति के कारण प्रशासनिक व्यय अधिक था। यदि इन पदों पर भारतीयों को नियुक्ति की जाए तो वह भार में तो कमी आएगी, शिक्षित भारतीयों में असंतोष भी कम होगा और प्रशासन का भारतीयकरण भी होगा। भारत और मंत्री उसकी परिषद का व्यय भी इंग्लैंड के बजट से होना चाहिए, भारत से नहीं। सेना पर व्यय में कमी। यद्यपि न तो भारत को किसी बाहरी शक्ति से खतरा था, न ही आंतरिक विद्रोह का डर था, तथापि सेना पर अधिक व्यय किया जा रहा है। अतः गोखले ने सैनिकों की संख्या में कटौती और उस सैनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति का सुझाव दिया। भारतीय आर्थिक हितों के विपरीत रेल व्यवस्था के विकास का विरोध। रेल विकास से एक ओर भारत का आर्थिक शोषण हो रहा था और दूसरी ओर रेल व्यवस्था घाटे में चल रही थी। रेल मार्गों पर आधारित संपूर्ण आर्थिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप न केवल भारतीय पूंजी लगातार इंग्लैंड की ओर प्रवाहित हो रही थी, भारतीय माल का बिकना भी कम हो रहा था। इस कारण देशी उद्योग धंधे समाप्त हो रहे थे, बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। कर नीति की बात करें, कर नीति ये ब्रिटिश व्यापारिक हितों के संरक्षण की नीति थी। अतः गोखले का सुझाव था कि सामान्य जनता के दृष्टि से आवश्यक उपभोग की वस्तुओं पर कर की मात्रा घटाई जानी चाहिए, अकाल की स्थिति में लगान माफ़ किया जाना चाहिए। ग्रामीण समाज के सुधार के विकास के लिए प्रयत्न। ग्रामीण समाज की ऋण समस्या का हल सहकारी साख समितियों द्वारा किया जाना चाहिए। गोखले ने सरकार से ग्रामीण समाज के लिए सरकारी अनुदान प्रदान करने के लिए सक्रिय सहयोग देने का आग्रह किया। कुटीर उद्योगों की रक्षा एवं विकास के लिए कार्य है तो सिंचाई, बीज आदि के लिए भी सरकार को आगे आना चाहिए। भारतीय उद्योगों को सरकारी संरक्षण। गोखले भारत के औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़े होने से चिंतित थे। वो भारत का औद्योगिक विकास चाहते थे। अतः भारतीय उद्योगों के लिए ऐसी सरकारी नीति के समर्थक थे जो आर्थिक संरक्षण एवं मुक्त व्यापार के दोषों से मुक्त हो, जिसमें दोनों के गुणों का समावेश हो। औद्योगिक विकास के लिए भारतीयों के प्रयत्न। भारतीय उद्यमों को उत्पादन की नवीनतम तकनीक को अपनाना चाहिए। भारत में तकनीकी शिक्षा का विकास करना चाहिए। उन्होंने भारत के लिए स्वदेशी समर्थन किया और कहा, जब भारत स्वयं इस दिशा में प्रयत्नशील होगा तभी ये कार्य शीघ्र होगा। वे भारत में औद्योगिकरण के विकास को गरीबी और बेरोजगारी के समाधान के रूप में देखते थे। वित्तीय के विकेंद्रीकरण की बात करें, प्रांतीय सरकारों को लोक हितकारी कार्यों के लिए न केवल केंद्र से पर्याप्त अनुदान प्राप्त होना चाहिए, वरन नए कर लगाकर अपने राजस्व में वृद्धि का अधिकार भी प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। गोखले के शिक्षा संबंधी विचार की बात करें, गोखले एक शिक्षक थे। उन्होंने दक्षिण शिक्षा समाज तथा दक्षिण सभा के माध्यम से शिक्षा के प्रसार का प्रयास किया। वे शिक्षा के प्रति इतने समर्पित थे तो उन्होंने अत्यल्प वेतन यानी पर 20 वर्ष तक शिक्षण का कार्य किया। वे शिक्षा को व्यक्ति के साथ ही देश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास का सर्वश्रेष्ठ साधन मानते थे। अतः शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने राजा राममोहन राय के समान अंग्रेज शिक्षा पद्धति का समर्थन किया। गोखले इंग्लैंड के समान ही भारत में भी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा चाहते थे, जिसका वह सरकार थे, जिससे जनता निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सके। वे तकनीकी शिक्षा के लिए अधिक व्यय चाहते थे एवं विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के समर्थक थे।